नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस माइकल फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस और फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे ने इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जो दो लॉ दिया, जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस में किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होता है, किस तरह से आपके मेटल का और सब्सटेंस का डिपोजिशन लिबरेशन होता है, उसके बारे में उन्होंने दिया, टू लॉज दिया, 1934 में दिया था। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे फर्स्ट लॉ, फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। फैराडे का फर्स्ट लॉ क्या है इलेक्ट्रोलाइसिस का? फैराडे के अकॉर्डिंग किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में से अगर Q इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है यह इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, करंट पास हो रहा है I, Q से हम रिप्रेजेंट करते हैं चार्ज को, जिसको इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज को ही बोला जाता है, चार्ज और इलेक्ट्रिसिटी। Q इज इक्वल टू I इंटू टी होता है, करंट इंटू टाइम। और एम से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं जो सब्सटेंस एनोड से लिबरेट हुआ और कैथोड पे डिपॉजिट हुआ है। या लेफ्ट वाला एनोड, राइट वाला कैथोड। अब फैराडे तो क्लियर है, जितना अमाउंट यहां से लिबरेट होगा उतना ही डिपॉजिट होगा। तो फैराडे ने बताया कि डिपॉजिटेड और लिबरेटेड सब्सटेंस के मास और इलेक्ट्रिसिटी में क्या रिलेशन है। मीन्स अगर मैं एम से रिप्रेजेंट करूं मास ऑफ liberated or deposited substance, mass of liberated deposited substance अगर m है, m से अगर मैं रिप्रेजेंट करूँ तो फैराडे के अकॉर्डिंग टू फैराडे फर्स्ट लॉ, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड, amount of substance deposited or liberated during electrolysis is directly proportional to electricity passes through the cell. फैराडे के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिट, क्योंकि जितना लिबरेट होगा उतना ही डिपोजिट होगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड at respective electrode is directly proportional to electricity passes through the cell. मीन्स यह है फैराडे फर्स्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो अगर मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड, तो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? क्यू मीन्स इलेक्ट्रिसिटी। फैराडे के अकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपोजिटेड और लिबरेटेड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिसिटी और चार्ज पासेस थ्रू द सेल, द केम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को आप हटाओगे तो यहाँ पे हम लोग एक जो कांस्टेंट देते हैं जेड होता है, जेड क्यू। अगर आप इसको प्रॉपर जेड यहाँ पे हुआ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं इसको हम लोग, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट कांस्टेंट। क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिकल इसलिए बोलते हैं क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल दोनों को इक्विवेलेंट करता है, मीन्स कंपेयर करता है, इस वजह से। अब इसको और अच्छे से लिखो तो एम इज इक्वल टू हो जाएगा जेड आई टी। ये आपका हो गया फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म, वेयर एम इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस लिबरेटेड और डिपोजिटेड, आई इज द करंट पासेस थ्रू द सेल, टी इज द टाइम ड्यूरेशन इन विच इलेक्ट्रिसिटी passes through the cell, and Z electrochemical equivalent, Z is constant होता है, ये constant होता है। अब इसका जो स्टेटमेंट में बोला आप, तो आपको मैं बताया स्टेटमेंट कि इसका क्या होगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, फैराडे फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस liberated
or deposited at electrodes is directly proportional to electricity passes through the cell, right? जो अमाउंट ऑफ सॉफ्टवेयर डिपॉजिट लिबरेट होता है वो इलेक्ट्रिसिटी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यह हुआ आपका फैराडे फर्स्ट लॉ। ये फैराडे फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्म है, इसको इक्वेशन अगर मैं ए लिख रहा हूं, हालांकि आगे चल के इसको मैं अपग्रेड करूंगा, बट प्रेजेंट यही फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है। नाउ फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का सेकेंड लॉ क्या बोलता है? तो सेकेंड लॉ यह बोलता है कि अगर मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर पास हो रहा है, मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल से अगर इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, तो जो सब्सटेंस डिपॉजिट और लिबरेट होगा रिस्पेक्टिव सेल में, वो इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यह सेल 1 है मान लो, सेल 2, अब इसमें जो सब्सटेंस लिबरेट और डिपॉजिट हो रहा है उसको m1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस E1 से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, इक्विवेलेंट वेट ऑफ डिपॉजिटेड substance M2 amount of deposited substance, M2 deposited substance, E2 equivalent weight of deposited substance, इक्विवेलेंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस। अब फैराडे सेकेंड लॉ बोलता है कि इफ इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पासेस थ्रू मोर देन वन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, देन amount of substance deposited or liberated is directly proportional to their equivalent weight. Means if equal amount of electricity passes through the more than one cell, then amount of substance deposited is directly proportional to equivalent weight, directly proportional to its equivalent weight. Equivalent weight means M is directly proportional to E,
अगर m से मैं रिप्रेजेंट करूं मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, m मास ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस, और E से मैं रिप्रेजेंट करूं इक्विवेलेंट वेट ऑफ सब्सटेंस, तो इस लॉ के अकॉर्डिंग m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। मींस जिस सब्सटेंस का इक्विवेलेंट मास जितना ज्यादा होगा उसका उतना ज्यादा अमाउंट डिपॉजिट होगा। जैसे मान लो दो सेल है, एक सेल 1 है सेल 2 है। अब सेल 1 में जो मटेरियल है, जो मेटल है, उसका इक्विवेलेंट ज्यादा होगा तो इसका अमाउंट ज्यादा डिपॉजिट होगा, अगर इसका होगा तो इसका ज्यादा डिपॉजिट होगा। मींस जो डिपॉजिट मास है वो अपने अपने इक्विवेलेंट वेट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो मैं लिख सकता हूं m1 by m2 is equal to E1 by E2। दिस इज मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ फैराडेज सेकंड लॉ। हालांकि ये भी फैराडेज सेकंड लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म है, बट प्रैक्टिकली में इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे ये थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा। इसको इक्वेशन हम लोग भी लिखते हैं। नाउ आई एम गोइंग टू कैलकुलेट चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन और 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी। 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी पहले 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी। 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी का मीनिंग हुआ चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम लोग 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। चलिए कैलकुलेट करते हैं। 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। देखो जी 1 मोल में 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कितना होगा, तो 6.02 टू 10 to 23, 6.02 टू 10 to 23 इलेक्ट्रॉन्स का नंबर होगा 1 मोल में। एंड 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आपका रहता है 1.6021 10 to the power -19 कूलम्ब। देखो जैसे रफली हम लोग इलेक्ट्रॉन का चार्ज लिखते हैं 1.6 × 10 to the power -19 कूलम्ब, बट एक्चुअल में इस तरह होता है 1.6021 10 to the power -19 कूलम्ब। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आएगा वो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज होगा, तो 96487 आता है कूलम्ब, इतना कूलम्ब आता है। मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज यह हुआ। अब फैराडे ने इसको रेशनलाइज कर दिया, क्योंकि आगे के कैलकुलेशन को आसान करने के लिए, प्रॉपर उसको सिस्टमाइज करने के लिए, और इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली लिखते हैं 96500 कूलम्ब। मीन्स अब क्या हो गया जी, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना हो गया, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 96500 कूलम्ब, राइट हो। इसको हम लोग फैराडे के रिस्पेक्ट में 1 फैराडे मान लेते हैं। ये हुआ 1 फैराडे, 1 फैराडे मीन्स 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब हुआ 1 फैराडे। 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी मीन्स 1 फैराडे। फैराडे को शॉर्ट फॉर्म में 1F लिखते हैं, 1 फैराडे को। देखो जी फैराडे है, 1 मोल इलेक्ट्रिसिटी का चार्ज फैराडे है। मीन्स इलेक्ट्रिसिटी के मोल के टर्म से फैराडे में हम बोलते हैं 1 फैराडे मीन्स 1 मोल, 2 फैराडे मीन्स 2 मोल इलेक्ट्रिसिटी। फैराड नहीं, फैराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर, वो अलग चीज हुआ। फैराडे में बोल रहा हूं। अब इस डेटा का मैं इस्तेमाल करके अब आपको पता जो सेकेंड लॉ है फैराडे का, फैराडे का जो फर्स्ट लॉ है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म लाऊंगा। क्योंकि आप देखो फैराडे के फर्स्ट लॉ के मैथमेटिकल फॉर्म में जेड है, जिस जेड के बारे में हम लोग को पता नहीं है क्या होता है, तो जेड को रिप्लेस करके प्रैक्टिकल फॉर्मूला लाना है। उसके लिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस डेटा को यूज करके आगे बढ़ रहा हूं मैं। आप सबको मैं पहले से बताया हूं, ये साइड में एक रफ टाइप कर ले रहे हैं हम लोग।
नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलेकुलर मास और मोलेकुलर वेट, राइट। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट और इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू क्या होता है जी? इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलेकुलर वेट बाय एन फैक्टर। मैं आप सबको बताया हूं सॉल्यूशन चैप्टर में, जहां पे एन फैक्टर क्या होता है जी? आपके एसिड के लिए नंबर ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन, बेस के लिए नंबर ऑफ रिप्लेसेबल सॉल्ट के लिए, ऑल केसेस में आप जानते हो किसी आयन के लिए क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। किसी आइटम के लिए क्या होता है? वैलेंसी। तो ये एन फैक्टर हुआ। अब मैं नंबर ऑफ मोल और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट में रिलेशन निकाल रहा हूं। इस चीज को गौर से देखिए यहां पे। अब आप देखो नंबर ऑफ मोल्स में जो इक्विवेलेंट वेट के फॉर्मूला में हम लिखते हैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू गिवन मास बाय इक्विवेलेंट वेट की जगह पे लिखो मोलेकुलर वेट बाय एन फैक्टर। एन फैक्टर उलट के ऊपर चला जाएगा, मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? गिवन मास बाय मोलेकुलर वेट इंटू एन फैक्टर। तो देखो जी ये क्या बन गया? नंबर ऑफ मोल मीन्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स इंटू एन फैक्टर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मीन्स ये आ गया आपका नंबर ऑफ मोल्स और नंबर ऑफ इक्विवेलेंट रिलेशन। मीन्स किसी का एन फैक्टर अगर 1 है तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट नंबर ऑफ मोल सेम होगा। किसी का एन फैक्टर अगर 2 है तो जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उसका दुगुना नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा। अगर किसी का एन फैक्टर 3 है तो जितना नंबर ऑफ मोल्स होगा उसका 3 टाइम्स नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं। अब इसी डेट कॉन्सेप्ट के बेसिस पे यहां जो मैं लिखने जा रहा हूं उसको गौर से देखिए आप सब। वन सोडियम को सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट होना है तो इसके लिए कितना इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है जी? 1 सोडियम प्लस को सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है? 1 कैल्शियम 2 प्लस को अगर कैल्शियम के फॉर्म में डिपॉजिट होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट है जी? 2, बिकॉज कैल्शियम हैज 2 पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली 1 एल्युमिनियम 3 प्लस को अगर एल्युमिनियम में डिपॉजिट होना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा जी? 3, क्योंकि एल्युमिनियम के पास 3 पॉजिटिव चार्ज है। अब आप गौर से देखो, अब मैं 1 मोल सोडियम प्लस ले रहा हूं। 1 मोल सोडियम प्लस को सोडियम में डिपॉजिट होना है तो कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा जी? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के चार्ज को क्या बोलते हैं? 1 फैराडे। मींस 1 मोल सोडियम प्लस को सोडियम के फॉर्म में डिपॉजिट होने के लिए कितना इलेक्ट्रिसिटी चाहिए? 1 मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए, मींस 1 फैराडे चाहिए। सिमिलरली 1 मोल कैल्शियम 2 प्लस, 1 मोल कैल्शियम 2 प्लस को कैल्शियम में डिपॉजिट होना है कितने इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट होगा? कितना मोल इलेक्ट्रॉन चाहिए जी? तो 1 मोल कैल्शियम नीड्स 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज कैल्शियम हैज 2 पॉजिटिव चार्ज। मींस 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स चाहिए कैल्शियम को डिपॉजिट करने के लिए, कैल्शियम 2 प्लस और कैल्शियम के फॉर्म में। 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग क्या हुआ? 2 फैराडे। सिमिलरली 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस, 1 मोल एल्युमिनियम 3 प्लस को एल्युमिनियम में डिपॉजिट होना है, इसके लिए मैं कितना इलेक्ट्रॉन्स का रिक्वायरमेंट चाहिए है? तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन्स।
3 मोल इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग हुआ 3 फैराडे। मीन्स क्लियर हो गया कि 1 मोल सोडियम प्लस को डिपॉजिट होने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स मीन्स 1 फैराडे का रिक्वायरमेंट है। 2 मोल सोडियम प्लस को 1 मोल कैल्शियम 2 प्लस को डिपॉजिट होने के लिए 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है। मीन्स 2 फैराडे चाहिए। 1 मोल एल्यूमिनियम 3 प्लस को डिपॉजिट होने के लिए 3 फैराडे चाहिए, क्योंकि कैल्शियम और एल्यूमिनियम पे +2 और +3 चार्ज है। अब थोड़ा आगे आइए इधर। अभी मैं बताया हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल में इन फैक्टर से मल्टीप्लाई करो। सोडियम प्लस का इन फैक्टर क्या है जी? 1 है। इसका मीनिंग हुआ कि सोडियम का जितना मोल होगा उतना इक्विवेलेंट होगा। तो 1 मोल सोडियम इज 1 इक्विवेलेंट सोडियम, 1 इक्विवेलेंट सोडियम, 1 इक्विवेलेंट सोडियम प्लस को सोडियम में डिपॉजिट होने के लिए कितना फैराडे चाहिए जी? 1 फैराडे। अब यहां पे देखो कैल्शियम का 1 मोल कितना इक्विवेलेंट हो जाएगा? तो 2 इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि मोल यहां पे 1 रखो, कैल्शियम का एन फैक्टर 2 है, तो जितना मोल कैल्शियम का होगा उसका दुगना उसका इक्विवेलेंट होगा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होगा। क्यों जी? क्योंकि कैल्शियम के ऊपर क्या है? 2 पॉजिटिव चार्ज है, इसका एन फैक्टर 2 है। तो यहां मैं लिखने जा रहा हूं 2 इक्विवेलेंट कैल्शियम 2 प्लस नीड्स 2 फैराडे to deposit into calcium. Similarly, in the case of aluminum 3 plus, aluminum 3 plus 1 मोल aluminum 3 plus कितना इक्विवेलेंट होगा? 3 इक्विवेलेंट होगा, क्योंकि aluminum 3 plus का n फैक्टर 3 है। तो यहां मैं लिखूंगा 3 इक्विवेलेंट aluminum 3 plus needs 3 फैराडे to deposit into aluminum। अब अगला पॉइंट जी, सोडियम के 1 इक्विवेलेंट को सोडियम प्लस के 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट होने में सोडियम के फॉर्म में 1 फैराडे चाहिए। कैल्शियम के 2 इक्विवेलेंट को 2 फैराडे चाहिए, तो 1 इक्विवेलेंट को कितना चाहिए? 1 फैराडे। कैल्शियम के 2 इक्विवेलेंट को 2 फैराडे, तो 1 इक्विवेलेंट को 1 फैराडे। मींस 1 इक्विवेलेंट कैल्शियम 2 प्लस आल्सो नीड्स 1 फैराडे फॉर डिपोजिशन। 3 इक्विवेलेंट एल्यूमिनियम 3 प्लस को एल्यूमिनियम में डिपोजिट होने के लिए 3 फैराडे चाहिए, तो 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट होने के लिए कितना चाहिए? 1 फैराडे। आप देख रहे हो, इस एग्जाम्पल से मैं प्रूफ करना चाहता हूं कि दुनिया के किसी भी सब्सटेंस का, वो सोडियम प्लस हो या कैल्शियम 2 प्लस हो या एल्यूमिनियम 3 प्लस हो, किसी भी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट और लिबरेट करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी का रिक्वायरमेंट होता है वो होता है 1 फैराडे। दिस इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। मींस 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी कैन डिपॉजिट और लिबरेट ऑफ 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस। दिस इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ फैराडे सेकंड लॉ, इसको आप बोल सकते हो प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ फैराडे सेकंड लॉ। practical form of Faraday second law। ये प्रैक्टिकल फॉर्म क्या है जी? प्रैक्टिकल फॉर्म यह है कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी किसी भी सब्सटेंस के 1 इक्विवेलेंट को डिपॉजिट और लिबरेट कर सकती है। मींस 1 इक्विवेलेंट ऑफ एनी सब्सटेंस कैन बी डिपॉजिटेड और लिबरेटेड बाय 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। मींस फैराडे का प्रैक्टिकल फॉर्म जो हुआ, प्रैक्टिकल फॉर्म क्या मैं लिख रहा हूं, फैराडे का प्रैक्टिकल फॉर्म 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी, 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज कैन डिपॉजिट 1 equivalent of any substance। 1 फैराडे चार्ज कैन डिपॉजिट और लिबरेट भी, क्योंकि जितना डिपॉजिट होता है उतना ही लिबरेट भी होता है।
कैन डिपोजिट और लिबरेट, one equivalent of any substance. This is practical form of Faraday's second law. अब इस बेसिस पे हम लोग फैराडे फर्स्ट लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है उसको मॉडिफाई करेंगे. नाउ कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ z ऑफ फैराडे फर्स्ट लॉ मैथमेटिकल फॉर्म. कैलकुलेशन ऑफ z, वैल्यू ऑफ z. देखो जी, we know that m is equal to z q, हमें पता है रिलेशन ये. अब मैं क्या किया, दोनों साइड आपके e से डिवाइड कर दिया. m by e is equal to z by e q. Here E stands for equivalent weight of substance, right? आप सबको पता है मास बाय इक्विवेलेंट वेट क्या होता है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट होता है. नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मींस गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास. तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट हो गया. अभी जो हम लोग ने कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी can deposit one equivalent of any substance, means if Q is equal to 1 Farad means 96500 coulomb. अगर चार्ज हम 1 फैराडे लेते हैं तो सब्सटेंस का कितना इक्विवेलेंट डिपॉजिट होगा, 1. If Q is equal to this, then m by a is equal to number of equivalent is equal to 1. वन हो जाएगा. तो फ्रॉम एबव इक्वेशन ऊपर वाले इक्वेशन पुट करते हैं. फ्रॉम एबव इक्वेशन एम बाई की जगह पे 1 रख दिया, z बाई ई क्यू, तो z इज इक्वल टू हो गया आपका ई क्यू का वैल्यू रखें 96500 कूलम, तो z इज इक्वल टू हो गया z इज इक्वल टू ई को इधर फेंको पहले, e बाई 96500. तो z का वैल्यू हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया. अब इसको पुट कर देंगे फैराडे लॉ के फर्स्ट इक्वेशन में. नाउ पुटिंग z इन इक्वेशन ए. इक्वेशन ए जो हम लोगों ने बना रखा है, इक्वेशन ए क्या है, m इज इक्वल टू z i t. तो पुट कर दो इसमें z की जगह पे. अब m इज इक्वल टू हो जाएगा 9 e बाई 96500 करंट इनटू टाइम. यह हमारा बन गया फैराडे फर्स्ट लॉ का मैथमेटिकल एक्चुअल फॉर्म. इसको इक्वेशन में ए बी सी दे रहा हूं. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मैथमेटिकल फॉर्मूला. हियर ऑल सिंबल्स हैव विजुअल मीनिंग लाइक m represents mass of deposited substance, E equivalent weight of substance, I current passes through the cell, T is the time during which current is flowing, and 96500 तो समझ रहे हो. मीन्स इस फॉर्मूला पे आराम से कि सब्सटेंस का भी अगर पता हो कि इलेक्ट्रोलाइसिस पीरियड में कितना करंट फ्लो हो रहा है, कितना देर तक करंट फ्लो हो रहा है, सब्सटेंस पता हो तो आप उसे क्या निकाल सकते हो, उसका अमाउंट ऑफ डिपॉजिटेड सब्सटेंस कैलकुलेट कर सकते हो. अब हम लोग इस पे न्यूमेरिकल्स करेंगे.